हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था क्लॉज और काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। टॉपिक हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत हमने क्लॉज की चर्चा की थी, विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो मैं थोड़ा सा और जो बताया था मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि क्लॉज हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग कहते हैं मुख्य उपवाक्य और डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। तो ये दो जो प्रकार हैं क्लॉज के, एक तो मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, इन्हीं दोनों को मिलाकर के जब हम सिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो अनेक तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, अनेक तरह के सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। तो जो सिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और एक से दो से अधिक सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं तो जो नया बनकर के उभर कर के जो सेंटेंस सामने आता है वो या तो एक सिंपल सेंटेंस होगा, या फिर वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के ये चार प्रकार होते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि किसी सेंटेंस में सिर्फ दो से अधिक सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, उसका जो संरचना है, उसका जो निर्माण इस तरह का है कि कंजक्शन है लेकिन उसमें दो से अधिक सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही हैं। कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिसमें कि सिर्फ एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसकी संरचना अलग हो गई, उसका निर्माण अलग हो गया। कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिसमें कि दो मेन क्लॉज, दो से अधिक मेन क्लॉज, दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसका मतलब है कि ये इसकी संरचना अलग होगी, उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो हम बारी बारी से पहले ये जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस आखिर है क्या। इसका डिफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। डिफिनेशन है अ सेंटेंस which has only one subject and one finite verb. Finite verb is called simple sentence. आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूर होगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई भी वाक्य तो बन ही नहीं सकता है। अगर दोनों का अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, खास करके पॉजिटिव, जो कि हम लोग शुरू में पॉजिटिव वाक्य को पढ़ते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी जो संरचना जो होती है, पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अनेक और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमारी जो शुरुआती जो संरचना हम लोग यहाँ से सीखते हैं कि किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे तो वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, अ सिंपल सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो चलिए हम इसको समझते हैं एग्ज़ाम्पल के द्वारा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस लिया हमने, द डॉग बार्क्स। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। अब आप कहेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है भाई? तो फाइनाइट वर्ब ये चीज़ है कि वो वर्ब
जो कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है, फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं। जो वर्ब कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप बदल लेता हो उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि द डॉग थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने जो यहाँ पर क्रिया जो दिया हुआ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी के साथ एस का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आप लोग टेंस जब पढ़ते हैं तो ये नियम तो आप लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी विथ एस का प्रयोग होता है, जिसको कि हम लोग ऐसे V5 भी कह देते हैं, है ना, V1 V2 V3 V4 V5। तो ये जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के अनुसार आई है। लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाए तो क्रिया भी चेंज हो जाएगी। स्पष्टता, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। तो चलिए ज़रा इसको हम चर्चा करते हैं कि दे प्ले। यहाँ आप देख सकते हैं कि दे is in third person and plural number. Play, here we didn't have put s. Why it is so? Because they is in plural number, it is in third person, so play it is also in plural number. आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी का कोई भी जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो अब दोनों सेंटेंस में आप अंतर देखिए कि दे इज सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब, द डॉग इज सब्जेक्ट एंड बार्क्स इज वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या है। वह वर्ब जो क्रिया जो अपने कर्ता के अनुसार ही प्रयोग हो, उसके कोऑर्डिनेशन में हो, जो अपने कर्ता के द्वारा गवर्न्ड हो या जो अकॉर्डिंग टू कर्ता के हो, उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हर सेंटेंस में आप याद रखिए कि एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होना चाहिए और होता भी है। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी एक सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ठीक, जो सेंटेंस से मिलती जुलती परिभाषा जो आप बचपन में पढ़े थे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए वेरी मीनिंगफुल way that creates a meaning, it is called a sentence। तो लगभग वही चीज़ आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद और सारे जो अन्य वर्ड हैं उसके अनुसार हो, तभी जाकर के वो सिंपल सेंटेंस बनता है। लेकिन शर्त ये है कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तभी वो सिंपल सेंटेंस है, अन्यथा नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ जाए, द डॉग बार्क्स एंड द कैट म्यूज, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हो गए, एंड से जुड़ गए, तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि एक सिंपल सेंटेंस हमेशा मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज इसलिए होता है कि वो अपना पूरा का पूरा अर्थ स्वयं स्पष्ट कर देता है, उसको किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सिंपल सेंटेंस इज ऑलवेज अ मेन क्लॉज और ऑलवेज ए प्रिंसिपल क्लॉज and it doesn't have to take any support for its clearance in meaning। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस को आप समझ गए कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब वाला जो सेंटेंस है जो पूर्ण अर्थ देता है उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगला सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। इसका परिभाषा ये कहता है कि अ सेंटेंस हैविंग टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, independent clauses of equal rank joined together is called compound sentence। मतलब दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस, यानी कि दो सिंपल सेंटेंसेस, अलग अलग दो सिंपल सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो जैसा कि आपने कंजक्शंस की पढ़ाई किया होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि कंजक्शंस हमारे मिनिमम दो तरह के होते हैं। पहला तो एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
जो कंजक्शंस दो वाक्यों को जोड़े और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो वाक्यों को जब जोड़ता है तो हमेशा वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लेकिन वो कौन से सेंटेंस होते हैं जो कंपाउंड होते हैं? वो दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ऑफ इक्वल रैंक। अब ज़रा यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखो, राम इज़ वीपिंग एक सेंटेंस है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सीता इज़ लाफिंग, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अर्थात ये सिंपल सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। कैसे? क्योंकि राम इज़ वीपिंग, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है और ये पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है, राम रो रहा है, पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है। उसी तरह से सीता इज़ लाफिंग, सीता रो रही है, इसमें भी आप एक सिंगल सब्जेक्ट और एक सिंगल जो है फाइनाइट वर्ब देख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस एंड से जुड़े हुए हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस जब जोड़ते हैं, यानी कि दोनों इक्वल रैंक के हैं, यानी कि दोनों सिंपल सेंटेंस और दोनों ही मेन क्लॉज या दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा बनता है। यहाँ देखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं, और जब इन सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एड, एंड, एज वेल एज, बट, फॉर, सो, टिल, येट, व्हाइल, बोथ, आइदर और नाइदर नोर, और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं। उसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करते ही रहेंगे, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, समय भी कुछ लेगा और हम विस्तृत रूप से जानकारी करने के लिए हमें कंजक्शंस को भी अच्छे ढंग से जानना पड़ेगा। वैसे मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को समझने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लेंगे तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस काफ़ी जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अगला हमारा जो सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डेफिनेशन कहता है कि अ सेंटेंस विच हैज़ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जैसा कि हमने समझाया है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक मेन क्लॉज जो कि अपना अर्थ पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली प्रकट करता हो, वो मेन क्लॉज होगा, और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का निर्माण कैसे होता है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बनते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, और इन कंजक्शंस की सहायता से सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का हम लोग निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दैट, व्हेन, व्हाइल, एज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, वेयर, व्हेनेवर, वेयरएवर, और भी बहुत सारे जो है कंजक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को बनाते हैं, और इन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, आप पहला एग्जांपल देखिए कि आप एक मेन क्लॉज है आई सॉ हिम। मेन क्लॉज कैसे है कि एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, मैंने उसे देखा, ये मेन क्लॉज है, और ये पूरा का पूरा अर्थ जो है अपना प्रकट कर रहा है। व्हाइल ही वॉज रनिंग, ये जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जब वह दौड़ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, किसकी सहायता से? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से। दो सेंटेंसेस को व्हाइल जो कंजक्शन है इसके माध्यम से जोड़ा हमने, और ये पूरा का पूरा जो बना हमारा व्हाइल ही वाज रनिंग, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, यानी कि वन मेन क्लॉज एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो इस वाक्य में तो एक ही है मेन क्लॉज और एक ही सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं कि इसमें क्या है। सी सेज, वह कहती है, ये मेन क्लॉज हो गया, वह कहती है एक मेन क्लॉज। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। एक तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट सी डज नॉट नो, यहाँ पर दैट
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पे, और यहाँ से प्रारंभ होने वाला दैट सी डज नॉट नो, इसमें भी आप देखिए कि एक कर्ता है, एक क्रिया है ना, चूँकि हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट तो होता ही होता है और एक वर्ब होता ही होता है, तो इसलिए दैट सी डज नॉट नो कि वह नहीं जानती है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और फिर दूसरा फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है हु किल्ड हर हस्बैंड, यहाँ पर हु भी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसके माध्यम से ये आप देख सकते हैं कि दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं और एक मेन क्लॉज है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच हैज़ वन मेन क्लॉज एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो आशा है कि ये जो मैंने समझाया आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। हाँ, अगर इसमें कहीं आपको किसी भी तरह का संदेश, किसी भी तरह की दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर किसी और माध्यम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। फिर आप अपनी प्रेफरेंस भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में प्रेफरेंस बताएं कि सर हमें इस टॉपिक पर हमें बताएं, तो वो भी हम प्रयास करेंगे। आपका जो रिस्पॉन्स है उसको पूरी तरह से अटेंड किया जाएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो में यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ। आगे और भी हमें सिंथेसिस की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, आप इसको देखते रहिए और डीपली उसको बार बार जो है देख करके उसको समझने का प्रयास करेंगे, काफ़ी कुछ आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।